गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल गैस इक्वेशन में वंडरवॉल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और वंडरवॉल गैस इक्वेशन में क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था और वो हमने समझा था कि आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारी होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जिसके बेसिस पे हमने बॉयल्स लॉ को भी डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कोई भी गैस होती है उसमें एक डिप आता है, इस तरीके का डिप आया था। इन सब में सबसे पहला तो हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि ये जो डिप आ रहा है, ये डिप क्यों आ रहा है, इसका क्या रीजन है। तो उसके बारे में हमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया जेड ने, जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, इसी से एक्सप्लेन हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि क्या ये इक्वेशन सही है किसी भी गैस के लिए। तो इसके लिए बोला गया नहीं, ये इक्वेशन सही नहीं है। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ सही तब है जब हमारी गैस आइडियल गैस होगी। ठीक है भाई, मान लो सपोज करो, अगर यदि मैं जो चीज सोच रहा हूं, जिस गैस के बारे में जो नेचर हम सोच के बैठे हैं, अगर यदि वो गैस वैसा ही बिहेव करती है तो वो आइडियल गैस है। लेकिन हमने ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, उसमें वेरिएशन होता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने आए कि इस गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, और वो करेक्शन क्या करें, किस तरीके से करेक्शन करें कि इस डेविएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने आए वंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, और जो वंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी और उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए, हर गैस आपको सूटेबल होती नजर आएगी। अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने दो चीजें बोली कि यहां पे दो टर्म्स जो आपको नजर आ रही है, प्रेशर की और दूसरी टर्म आ रही है वॉल्यूम की, इन दोनों में हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स में कुछ करेक्शन कीजिए, और जब इन दोनों टर्म्स में करेक्शन कर लोगे तो आप बहुत आराम से रियल गैस की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और वहीं से हमें एक इक्वेशन मिली जिसको हमने बोला वंडरवॉल्स इक्वेशन। अब सबसे पहली चीज हम ये समझें कि किस में करेक्शन करना है, किस तरीके से करेक्शन करना है। तो उन्होंने सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यही समझाया कि दो वैल्यूज जो करेक्शन करने वाले हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, वो दोनों के दोनों केटीजी थ्योरी से डिपेंडेंट होते हैं। अब हमारी बात दिमाग में समझ में नहीं आ रही कि केटीजी थ्योरी से क्या चीजें रिलेट करनी है। जो चीज हम पढ़ के आए, ध्यान से समझो, कभी भी जो भी थ्योरी बनती है वो हमेशा पीछे वाली थ्योरी से डिपेंडेंट होती है। अब पीछे वाली थ्योरी से कौन सी से, तो केटीजी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमने पढ़ा है वहां से रिलेट होगा हमारा पहला पोस्टुलेट, जहां पे आपको पढ़ना है, जिसको आपको देखना है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट कौन सा, जो हमें पहला एक पोस्टुलेट ये बोला गया कि कोई भी गैस है, कोई भी गैस जो आइडियल बिहेवियर देगी, जो भी आइडियल बिहेवियर देगी, वो गैस कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं दिखाती है। अगर यदि कोई भी आइडियल गैस है तो उस गैस के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होगा। ये बात हमने केटीजी में पढ़ा है। और दूसरा हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा है कि एक्चुअल जो भी वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम, किसी भी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है जो टोटल वॉल्यूम होता है। ये नेग्लिजिबल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल किससे, जो टोटल वॉल्यूम होता है उससे। कैसे भाई, कैसे होता है, तो हम ये कहते हैं कि मान लो इस रूम के अंदर मैंने गैस भर दी और उस गैस को अगर यदि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो गैस पूरे रूम में फैली हुई है, उसका टोटल वॉल्यूम होगा वो इस रूम के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको प्रेस करना शुरू करूं तो टोटल वॉल्यूम तो इस गैस का इतना था पहले, अब मैंने क्या किया, उसको प्रेस किया तो वो हल्का सा आ गया, नेग्लिजिबल है। एक्चुअल वॉल्यूम अगर यदि सारे स्पेस को उससे हटा दें तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल के बराबर होगा, थोड़ी सी जगह में वो सारी गैस आ जाएगी। तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम इसके नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हम लेके चले और उनसे बोला गया कि इन दोनों को करेक्ट कर लीजिए, दोनों पॉइंट्स को करेक्ट कीजिए, और अगर यदि ये दोनों पॉइंट करेक्ट हो जाते हैं तो आपकी गैस रियल गैस इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। तो यहां से हम सबसे पहला पोस्टुलेट उठाते हैं और पहले पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं
कि हम प्रेशर में किस तरीके से करेक्शन करें, प्रेशर में कैसे करेक्शन करें, तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन वाले टर्म को। अब समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन वाले टर्म को। चलो मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी एक कंटेनर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, बहुत सारे इसमें गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वो अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सारे के सारे रैंडम फैले हुए हैं। पहले मैं मान रहा हूं कि ये मेरी एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है भाई। पहले तो मैं जब इस गैस के मॉलिक्यूल्स को देखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी नजर में ये सीधे के सीधे ऐसे होंगे, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा, जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये जो गैस का पार्टिकल है ये जाके सीधा दीवार से कोलाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, इधर जा रहा है तो सामने जाके दीवार से भी टकराएगा। जब बीच में कोई रास्ता नहीं है तो ये तो क्योंकि लगातार चलते रहते गैसेस पार्टिकल्स, तो यहां से चल के यहां पे जाएगा, दीवार से कोलाइड करेगा। ये जाएगा तो ये भी टकराएगा, ये जाएगा तो ये भी टकराएगा। इस गैस के पार्टिकल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन किसी भी आइडियल गैस में बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बात क्लियर है। अगर यदि ये गैस के पार्टिकल इस दीवार पे जाके टकराएगा, मान लो सपोज करो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो जाके इस दीवार से कोलाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो उसी से हमारे पास में प्रेशर भी एग्जर्ट होता है, जिस प्रेशर को मैंने बोल दिया पी आइडियल प्रेशर। मुझे नहीं पता अभी फिलहाल कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। यहां पे 10 मॉलिक्यूल आए, 10 मॉलिक्यूल अपनी तेजी से अपने फोर्स से सारे के सारे इस दीवार पे जाके टकरा रहे हैं। बात क्लियर है, इस पे कोलाइड करेंगे। चलो अब मैं दूसरा एक और कंटेनर लेता हूं, ये मेरा सेकंड कंटेनर, और इस कंटेनर में मेरे पास में गैस भरी हुई है, देखो गैस पार्टिकल्स भरे हुए हैं, मान लेते हैं ये मेरे गैस पार्टिकल्स है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स यहां पे दीवार पे भी जाके टकरा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, कोई रिपल्सन नहीं था, यहां पे मैं गैसेस पार्टिकल्स को लेता हूं, जो गैस मेरी रियल गैस है, इसके अंदर मैं अब रियल गैस की कंडीशन को लेके चलता हूं। रियल गैस के पार्टिकल्स में क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है, दोनों फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब ये है अगर यदि ये गैस का पार्टिकल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इसके चारों तरफ कोई ना कोई पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे भाई, इसके चारों तरफ गैसेस पार्टिकल्स होंगे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगाएंगे, दोनों काम करेंगे। मतलब इसके ऊपर ओवरऑल फोर्स देखें तो इसको अपोज करने लग रहे हैं, रोक रहे हैं, कुछ इसके पीछे से रोक रहे हैं, कुछ इसको आगे जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, रिपेल करेंगे, भगाएंगे, भाग जाए भाग, लेकिन दूसरे पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे, जो दूर पड़े हैं वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हुआ। लेकिन ये इस फोर्स को तोड़ता 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 वो दीवार की तरफ चलता आ रहा है, यहां पे भाग के आ गया, भाग के आ गया। अब वो मान लो सपोज करो वो यहां पे आ गया, भाग के दीवार पे आ गया, मैं यहां पे साइड में बना रहा हूं, वो इस दीवार पे आ गया। जब वो इस दीवार पे टकराएगा, यहां पे तो क्या था, इस दीवार पे टकराने के लिए, इस मॉलिक्यूल को चलने के बाद इस दीवार पे टकराने के लिए कोई भी इसको अपोज नहीं कर रहा था, कोई नहीं रोक रहा था, जाके टकरा जा गए, टकरा गए, टकरा गए। यहां पे क्या हुआ, जब ये इस दीवार के पास पहुंचा तो इसको पार्टिकल आगे इधर खींचने, इसको पार्टिकल आगे इधर खींचने, इधर खींचने, इधर खींचने, मतलब इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। मतलब ये मान सकते हो आप, ऐसा सपोज कर सकते हो कि मान लो मैं भागना शुरू करूं और मेरे को पीछे से कोई शर्ट पकड़ ले और शर्ट पकड़ के मेरे को पीछे खींचे, नहीं तो मैं जाके दीवार पे नहीं टकराना है, नहीं टकराना, मैं कोलाइड करने की कोशिश करूं और पीछे वाले मुझे वापस खींचे, तो क्या मैं उसी फोर्स से टकरा सकता हूं जिस फोर्स से मैं यहां पे भाग के आ रहा हूं? तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रेशर होगा वो रियल होगा, इसको मैंने माना प्रेशर रियल। मैं अगर आपसे इन दोनों में पूछ रहा हूं
किस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा, किस जगह पे कम होगा। ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन, ये मेरी सेकंड सिचुएशन, जहां पे आइडियल का प्रेशर है, यहां पे रियल का प्रेशर है। तो मैं अगर इन दोनों में ऑब्जर्व करूं, दोनों में ध्यान से देखूं, तो मेरे पास देखने में मिलेगा P आइडियल दैट इज ग्रेटर देन P रियल। ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि कहाँ प्रेशर में करेक्शन करना और क्यों करना है, कितना करना है, उस चीज को हम यहीं से समझेंगे। बात क्लियर है? तो मैंने क्या देखा, आइडियल गैस में जितना प्रेशर इस पे लग रहा था दीवार पे, वो प्रेशर एक्चुअल में टोटल प्रेशर ज्यादा है इस प्रेशर की कंपैरिजन में। क्लियर? क्लियर है? तो मुझे इसमें करेक्शन निकालने हैं, मुझे ये फाइंड करने हैं कि ये वाला जो प्रेशर है, आइडियल गैस का प्रेशर है, वो कितना है। मैं इन दोनों को बराबर बनाना चाहता हूं। मान लो सपोज करो मैं आपसे ये बात कहता हूं, मैंने कहा 10 ग्रेटर देन होता है 5 से। ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, एक छोटा सा पॉइंट है मैं जिससे आपको डिस्कस कर रहा हूं। मैंने बोला 10 5 से ज्यादा है, ठीक है। अब किसी ने मेरे से ये पूछा कितना ज्यादा है, तो मैं कहूंगा 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 + 5। 5 वैल्यू तो ये है ही, और 5 इसकी वैल्यू ज्यादा है। 10 है वो 5 से 10 ज्यादा है, वो 5 से ज्यादा है 5, ठीक है। मतलब 5 + 5 दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी टर्म को अगर यदि मैं यहां पे इंडिकेट करूं, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, और वो कितना करेक्शन करना पड़ेगा, तो मेरे को यहां से लिखने को मिलेगा P दैट इज आइडियल इक्वल्स टू P रियल प्लस P करेक्टेड। करेक्टेड प्रेशर कितना है, मुझे अब ये फाइंड करना है। इसमें कितना अपोजिशन हो रहा है, कितना अपोज हो रहा है गैस को दीवार पे जाके टकराने में, कितनी अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है, कितना करेक्शन करना पड़ेगा, कितना कम हो रहा है, मुझे ये फाइंड करना है, ये वैल्यू। और अगर यदि ये वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, तो मैं सीधा इसको उठाऊंगा, P जो आइडियल गैस के लिए था उसकी जगह पे मैं लिखूंगा P रियल प्लस P करेक्टेड। प्रेशर की जगह पे ये लिख दूंगा, और वॉल्यूम में आएगा, वो वॉल्यूम में डिस्कस करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में पहले मुझे ये निकालना है कि P करेक्टेड कितना है, कितना प्रेशर है जो करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यदि मान लो सपोज करो मैं यहां पे आपसे ये बात पूछ रहा हूं, ये मेरी गैस है, गैस का एक मॉलिक्यूल है। मैं भाई पहला पॉइंट तो आपको ये लेके चलना है कि जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है, वो गैस एक होमोजीनियस मिक्सचर में है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स एक जैसे सिमिलर है, वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, होमोजीनियस है। क्लियर, एकदम क्लियर है। अगर यदि होमोजीनियस है, मेरे पास गैसियस पार्टिकल्स यहाँ पे भरे पड़े हैं, और ये गैस का पार्टिकल, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर यदि यहाँ पे मेरी ये गैस है और इस गैस के ऊपर मैंने ये पार्टिकल लिए, इस पार्टिकल को लेके चल रहा हूँ जो इस पे, क्योंकि मेरे को तो प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर है। अगर मेरे पास मान लो सपोज करो यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, वो गैस का मॉलिक्यूल है, इसी के जैसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे के पूरे कंटेनर में, इस पूरे के पूरे रूम में। मान लो मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, n मॉलिक्यूल्स। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V वॉल्यूम है, ठीक है। क्लियर है एकदम। अब मैंने क्या कहा कि इसके अंदर प्रेशर फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। अब मैं n वैल्यूज की तो अलग अलग वैल्यू निकालूं, इससे अच्छा मैं किसी एक पार्टिकल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक पार्टिकल की। तो मैंने कहा एक पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स होगा, कितना प्रेशर होगा, किस तरीके से निकालूं, तो वो सारे का सारा उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये ध्यान से समझो। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब ये हुआ, डेंसिटी का मतलब आपने क्या समझा है, मॉलिक्यूल्स। देखो आपने ये पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम,
मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो हम किसी क्वांटिटी के टर्म में निकालते हैं। अगर यदि हमें किसी की पॉपुलेशन के टर्म में निकालना है तो पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे लेते हैं। और सेम काम अगर यदि मैं यहां पे करता हूं कि मुझे मॉलिक्यूल के टर्म में निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को खींचने वाले n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मान लो सपोज करो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल n है, एक पार्टिकल पे निकाल रहा हूं तो n-1 होगा, n-1 होंगे। इसको हम 1 को कंसीडर नहीं करते, हम खाली 1 ले लेते हैं कि हमारे n पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एक वैल्यू बहुत छोटी भी है, ठीक है, उसको घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये कह दिया हम किसी एक पार्टिकल के लिए और पर यूनिट वॉल्यूम पे निकाल लेते हैं, और जितनी ये वैल्यू आएगी इसके n पार्ट्स बने हुए हैं उन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसी एक पार्टिकल को, इस पार्टिकल को सराउंड कर रहे कितने पार्टिकल्स, तो हमने कहा n/v। ध्यान से समझिएगा, या आप सिंपली ये कह सकते हो प्रेशर जो करेक्ट करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का, और वो डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रेशर दैट इज करेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n/v के। ये मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए है, एक मॉलिक्यूल को सराउंड कर रहे हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैंने यहां से ले दिया n/v, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर यदि ये सराउंड कर रहा है, मैं इस पार्टिकल को निकालने की कोशिश करूंगा तो अब इसको ये अपोज कर रहे हैं, इधर खींचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। तो अब मैंने यहां पे ये लिख दिया, ये तो मेरा एक पार्टिकल के लिए था। अगर यदि ये सोचो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मैं हर एक के लिए निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है पर यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो मैंने यहां पे दूसरी टर्म कह दी कि n/v के टर्म में कितना होगा, तो मैं ये कह दूंगा p करेक्टेड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, ये तो था ही, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n/v से, या हम ये कह सकते हैं डेंसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, डेंसिटी का स्क्वायर होगा तो n/v इंटू n/v, ठीक है। और फाइनली मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है, और वो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर करेक्टेड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² डिवाइडेड बाय v²। ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ में, इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में तो हमें पढ़ना अच्छा लगता नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हमें किसके टर्म में पढ़ना अच्छा लगता है, मोल्स के टर्म में। तो मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर, यही होता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज n डिवाइडेड बाय Na, तो मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूं, n इज इक्वल्स टू n इंटू Na। मैंने इसको उठाया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया n इज इक्वल्स टू n इंटू Na, इसके बराबर आ गया। इसकी वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो, क्या आ गया, देखो p करेक्टेड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, n² Na² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, यही आएगा। अवोगैड्रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल के साथ मिला देते हैं, तो प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, n² डिवाइडेड बाय v²। और अगर यदि मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा देता हूं, साइन को हटा देता हूं, तो दैट इज प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू a n² अपॉन v²। यहां से अब बात ध्यान से सुन लेनी है, क्या a है वो मेरे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और वो वंडरवॉल्स कांस्टेंट है। वंडरवॉल्स कांस्टेंट क्या बन गया, ये वंडरवॉल्स कांस्टेंट बन गया है, ठीक है, ये बन गया वंडरवॉल्स कांस्टेंट।
P इक्वल्स टू AN² अपॉन V²। ए की वैल्यू यहां से, अब ध्यान से समझना है, ये मेरे पास करेक्टेड वॉल्यूम है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहां से हमने इसमें चेंज किया और हमने कह दिया कि P आइडियल किसके बराबर होगा, तो P आइडियल दैट इज इक्वल्स टू P, जो रियल का P था भाई वो मुझे पता ही नहीं है कितना प्रेशर हो सकता है, करेक्टेड कितने, दैट इज N² A डिवाइडेड बाय V²। इसके बराबर मेरा प्रेशर आ जाएगा, इसके बराबर मेरा प्रेशर आ जाएगा। आई होप आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, समझ आ गया एकदम। चलो अब ध्यान से समझना है, यहां से मैं उठाऊं इस प्रेशर को, मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन में रख देता हूं, P रियल प्लस N² A डिवाइडेड बाय V² इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT के बराबर। मेरे पास ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बन गई है। अभी फिलहाल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया हमने, अभी फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में करेक्शन किया है कि वो प्रेशर में करेक्शन कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब हम कुछ बातें ए के लिए सीख लेते हैं कि ये जो ए है वो क्या क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उनको देखते हैं। ध्यान से समझना है। सबसे पहले ए है मेरा वंडरवॉल्स कांस्टेंट, वंडरवॉल्स कांस्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। ए की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, यूनिट, अब यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होती है उसको देखो। मेरे पास फॉर्मूला क्या बना था, P इक्वल्स टू N² A डिवाइडेड बाय V², और मुझे तो A की वैल्यू चाहिए, तो A दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² बना। मेरे पास यहां से ये फॉर्मूला बने, इसकी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, दैट इज ATM, अलग अलग टर्म्स हम इसके ले सकते हैं, ATM। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, दैट इज लीटर, और स्क्वायर है तो लीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मोल्स, तो मोल इनवर्स का स्क्वायर, मोल इनवर्स का स्क्वायर। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। चलो ये मेरे पास ए की यूनिट होगी भाई। अगर प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि लो भाई हम इसको तो पास्कल में लेंगे, बिल्कुल ले लो पास्कल। लीटर स्क्वायर की जगह पे मीटर भी ले सकते हैं। मीटर का अगर यदि मीटर में लेते हैं तो मीटर क्यूब होता है, लीटर होता है मीटर क्यूब के बराबर, डेसीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं, तो डेसीमीटर क्यूब को हमने 6 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डेसीमीटर 6, मोल इनवर्स 2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ढेर सारी इसकी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी आप इसको याद रखिए कि ATM लीटर स्क्वायर मोल -2, इसके बराबर इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना अब इसको। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू AN² डिवाइडेड बाय V², A डिवाइडेड बाय n² इंटू V²। A की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर A की वैल्यू बढ़ गई, ध्यान से समझना इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स गैस के सेम है, वॉल्यूम है वो सेम है। मान लो सपोज करो मेरे पास ये मेरा कोई भी एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में मेरे पास गैसेस पार्टिकल्स पड़े हुए बहुत सारे, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब कोई भी गैस जो हमने इसमें भरी हुई है उसमें n नंबर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, वॉल्यूम इस कंटेनर का सेम है, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क क्या है, A की वैल्यू में चेंज हो सकता है। वो कैसे, वो ऐसे, अगर यदि मान लो इन गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मान लो सपोज करो ये जो दो गैसियस पार्टिकल्स हैं, इन गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं एक दूसरे को, और जितना क्लोज आएंगे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होगा, दैट मीन्स A की वैल्यू हाइयर होगी, A की वैल्यू ज्यादा होगी, A की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी।
और अगर ए की वैल्यू ज़्यादा हुई, ध्यान से समझना इस चीज़ को, तो उस गैस में लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, लिक्विफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान से सुनना, जिस गैस की ए वैल्यू ज़्यादा, उस गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, वो गैस उतनी आसानी से और उतनी ज़्यादा लिक्विफाई होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगी, गैस से लिक्विड में आएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विफिकेशन टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ मार लेना और नोट कर लेना इस पॉइंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यदि मैं आपसे पूछता हूं CO2 N2 H2 किस गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, किस गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? जो रियल गैस ज़्यादा है भाई, जो रियल गैस ज़्यादा होगी, और CO2 रियल गैस में ज़्यादा होती है, N2 उससे कम होती है, H2 उस सबसे कम होती है। ये आपने पीछे बहुत बारी रीजन में पढ़ा है और बहुत बारी इसको डिस्कस किया है कि CO2 की टेंडेंसी ज़्यादा होती है रियल गैस की, N2 उससे कम, H2 सबसे कम। क्लियर है? तो हमारे पास इसका भी रीजन सुन लेना, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी किसकी? CO2 की। क्यों? क्योंकि इसका A वैल्यू ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, क्वेश्चन इससे डायरेक्टली रिलेट करके पूछ लिया जाएगा। ए की वैल्यू इसकी ये है, इसकी ये है, 3 गैसेस दे दे और उनमें कह दे XYZ जो भी वैल्यू उसकी दे रखी है, कौन सी गैस ज़्यादा लिक्विफाई होगी। क्लियर है? क्लियर है एकदम? तो ये था हमारा आज का रियल गैस से रिलेटेड पहला प्रेशर में करेक्शन टर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम में किस तरीके से करेक्शन किया वैन डर वाल्स ने और किस तरीके से वैन डर वाल गैस इक्वेशन को फॉर्म किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।